नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो हिंदी खबर से उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरा पैसा चेक से लिया गया है, एक भी रुपया टेबल के नीचे से नहीं लिया गया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में आई आपदा का भी जिक्र करते हुए सरकार की ओर से दी जा रही मदद का भी आश्वासन दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत इन दिनों अपने बयान को लेकर चर्चाओं में है। इस बीच उन्होंने एक बयान दिया कि जब वो बीजेपी सरकार में मंत्री थे तो उस दौरान 30 करोड़ की एक एफडी बनी, जिसमें खनन माफियाओं से लाकर उन्होंने पैसे दिए और उसमें कई सारे नेताओं के उन्होंने नाम लिए और कई सारे आरोप उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी लगाए। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद हैं। सर, ये जिस तरीके की आरोप हरक सिंह रावत जी इन दिनों लगा रहे हैं कि उस दौरान 30 करोड़ की एफडी बनाई गई, मैं खुद चेक लेकर गया, मैं खनन माफियाओं से पैसा लाता था, हम पर दबाव बनाया जाता था और आपका नाम का जिक्र भी उन्होंने उसमें किया, क्या कुछ कहेंगे? हरक सिंह को हम तब से जानते हैं जब हरक सिंह ने इंटरमीडिएट किया था। वो कितनी जल्दी उलटता पुलटता है ये गढ़वाल बहुत अच्छी तरह जानता है और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सब जानते हैं। लेकिन कभी कभी हरक सिंह रावत सच भी बोलते हैं। कभी कभी जो उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया, वो बिल्कुल सच बात है। 30 नहीं था, 27 करोड़ था और ये एक एक पैसा चेक से आया है। एक एक पैसा चेक से आया है। तो हमें ये बताइए, राजनीतिक पार्टियां चलती हैं, पैसा तो चलता है ना, लेकिन हमने टेबल के नीचे से कोई पैसा नहीं लिया। हमने जो कुछ लिया है एक एक पैसा हमने चेक से लिया है। और अगर हरक सिंह रावत की निगाह में ये अपराध है, अफवाह है या क्या है, वो क्या सोचते हैं, तो वो उनकी चिंता का विषय है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमने पूरी पारदर्शिता के साथ, हम चाहते हैं कि पार्टी पूरे नंबर 1 के पैसे से चलनी चाहिए। पैसा अंडर टेबल नहीं लेना चाहिए। जो कुछ भी लो, चेक से लो, ड्राफ्ट से लो, बैंक के थ्रू पैसा आना चाहिए। और हमने उस चीज को किया। मुझे उस समय में मुख्यमंत्री था। इतनी बात हरक सिंह जी ने जो बोली है वो सच बोली है, तो उनके सच की को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो उनका वे था बोलने का, वो मुझे लगता है उचित नहीं था। वो ये बात भी कह रहे हैं कि हम पर दबाव भी बनाया जा रहा था, चाहे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो अन्य लोगों का भी उन्होंने जिक्र किया। इसको लेकर क्या? देखिए, हरक सिंह किसी के दबाव, मैं हरक सिंह हूं, है ना, मैं किसी के दबाव में कुछ नहीं कर सकता। अब उस समय कैसे दबाव में आ गए, ये जरा मुझे इसके बारे रिसर्च करना पड़ेगा। उसमें मुझे पिछले कागज पत्तर टटोलने पड़ेंगे, फाइल टटोलनी पड़ेंगी, उनका चेहरा मोहरा देखना पड़ेगा कि उस समय वो ज्यादा तंदुरुस्त थे कि आज ज्यादा तंदुरुस्त हैं। देखना पड़ेगा जितना उनके ऊपर दबाव था, उसे पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। अभी तक हम देख रहे थे कि उन पर कई सारे केसेस भी चल रहे हैं, ईडी की भी जांच चल रही है। अब हाल ही में उनको जो है थोड़ा सा क्लीन चिट मिली है, उसके बाद से उनकी बयानबाजियां तेज हुई हैं। तो उनका भी कहना है कि जब तक बीजेपी की अंत्येष्टि में नहीं कर लेता हूं तब तक मैं माला नहीं पहनने वाला हूं और अब मुझे ना ईडी का डर है ना सीबीआई का डर है। क्या कहेंगे? देखिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसी कोशिश की थी, इंदिरा जी ने भी ऐसी कोशिश करी थी, राजीव गांधी ने भी ऐसी कोशिश करी थी और पूरी कांग्रेस ये कोशिश जिस दिन देश आजाद हुआ तब से कर रही है। पहले आरएसएस को खत्म करने की कोशिश करी और जब 1952 में भारतीय जनसंघ बना तो जनसंघ को खत्म करने की कोशिश करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य और तमाम देश में भारतीय जनता पार्टी फैल रही है। अरे भाई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ नहीं कर पाए, इंदिरा गांधी कुछ नहीं कर पाए, तो हरक सिंह कौन सी खेत का मूली है? हरक सिंह क्या चीज है? उसको ज्यादा गुमान हो गया, उसका नष्ट होने का समय आ गया है। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि आप कई बार जो जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं वो उठाते हुए भी नजर आते हैं, कानून व्यवस्था पर भी कई बार सवाल उठते हुए नजर आते हैं। अभी एक पत्र भी वायरल हो रहा है जो आपने लिखा था डीजीपी को कि कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर रिपोर्ट भी लिखी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे देख रहे हैं उत्तराखंड की कानून व्यवस्था? हाँ, ऐसा है। देखिए, ये बात है
18 जुलाई की संभवतः 18 या 17 जुलाई वो कुछ लोग मेरे पास आए थे। मैं उस समय दिल्ली की तरफ जा रहा था, संसद चालू होने वाली थी, तो लोग यहाँ पर आए थे। तो मैंने उस समय डीजीपी को ये पत्र भेजा था। ये बहुत गंभीर विषय है और ये भी लिखा था कि मुझे आप इस पर कार्रवाई से अवगत भी कराएं। लोगों की मेहनत का पैसा इस तरह से जाएगा तो ये अच्छी चीज नहीं, न शासन के लिए अच्छी चीज है, न सरकार के लिए अच्छी चीज है, और उससे हमारी पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचता है कि आखिर इतने बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर भेजा है, 5 सांसद भेजे हैं, 47 विधायक भेजे हैं, एक युवा मुख्यमंत्री दिया है, तो आखिर हम कर क्या रहे हैं? और इसलिए इसका जवाब जो तंत्र है उसको देना ही पड़ेगा। हम पार्टी को, पार्टी की छवि को नुकसान नहीं होने देंगे। यानी कि कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जब कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठते हैं। देखो, ऐसा है कि अगर हम चाहें सोना चमकता रहे तो उस पर बार बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। हम चाहे हम शीशे के घर के अंदर किसी को अगर पैक कर दें, किसी मूर्ति को, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी खराब होने लगती है, उसकी चमक धीमी होने लगती है। इसी तरह शासन प्रशासन है, अधिकारी हैं, जो तंत्र है, कर्मचारी हैं, इनकी सफाई पोछाई ये बहुत जरूरी है, उस पर पोछा लगना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम याद दिलाते समय समय पर कि हाँ भाई पोछा लगाओ, गड़बड़ हो रही है, चमक ढीली पड़ रही है। सर, एक सवाल ये है कि अभी हाल ही में बैठक हुई दिल्ली में, जिसमें मुख्यमंत्री भी रहे, तमाम सांसदगण भी रहे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक हवा चली कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है वहां से चले गए हैं, वो नाराज हो गए पार्टी से, या कुछ अंदर खलबली मच गई है। इसको लेकर क्या सच्चाई है? अब झूठ तो नहीं बोलूंगा कि ये AI का कमाल है, ऐसा तो नहीं बोलता। आजकल तो AI जो है स्वर्गीय माता पिता को भी आशीर्वाद देने के लिए शादी में उपलब्ध करा रहे हैं, है ना। झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, मैं उस बैठक में नहीं रहा, मुझे बहुत जरूरी काम था, इस वजह से मैंने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करके और मैं चला आया। मतलब कोई नाराजगी नहीं है, ये यूं ही सोशल ये सारी मीडिया का कमाल है सब कुछ। इसके अलावा क्योंकि आप खनन को लेकर भी कई बार मुद्दे उठाते हैं और कई बार आपने सवाल उठाए हैं, विपक्ष भी इसको लेकर घेरता हुआ नजर आता है। इस बीच क्या स्थिति देख रहे हैं प्रदेश के अंदर? देखिए, ऐसा है कि मैं 1993, वैसे तो पहले से भी जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तब भी हम पर्यावरणीय गतिविधियों से जुड़े हुए थे, लेकिन वो हमारा रेगुलर नहीं था। लेकिन 93 से मैं लगातार पर्यावरण गतिविधियों से जुड़ा हूं, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे स्रोतों का, नदियों का पुनर्जनन से संबंधित विषय हो, इन विषयों पर मैं लगातार जुड़ा रहा हूं और तमाम विशेषज्ञों से भी मैं मसले पर जुड़ा रहा हूं। और इसलिए मैंने हमेशा एक बात कहता हूं कि देखिए, मैं खनन का विरोधी नहीं हूं, पहली बात तो बड़ी स्पष्ट समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जरूरत है। नदियों की साफ सफाई बहुत जरूरी है, नहीं तो नदियों के जो तट हैं वो कटते चले जाते हैं, हमारे खेत कटते चले जाते हैं, हमारे जंगल कटते चले जाते हैं, और हमारी नीड भी है निर्माण कार्य के लिए। इन सब चीजों की आज ये अनिवार्यता है, उससे राजस्व भी मिलता है, सब चीजें मिलती हैं। लेकिन आखिर कैसे, कितना? अगर हम तालाब में से एक एक बाल्टी निकालते जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम पूरा ही मशीन लगा करके और पूरा ही तालाब का पानी बाहर खींच लें तो फिर क्या होगा? इसलिए कोई भी चीज है वो नियोजित तरीके से होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, वैधानिक तरीके से होना चाहिए, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, ये हमको सदैव ध्यान रखना चाहिए। सर, अभी
अभी अगर हम कैबिनेट की बात करें तो हमारा जो दामी मंत्रिमंडल है उसमें कई पद अभी लंबे समय से खाली चल रहे हैं। जब भी दिल्ली मुख्यमंत्री जाते हैं तो अटकलें तेज हो जाती है, क्या कैबिनेट विस्तार होगा। अभी एक बार फिर से खबरें उठ रही हैं कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है। आप क्या मानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये विस्तार होना, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं और व्यस्तता के कारण वो संभव नहीं है कि आप हर एक विभाग उस तरीके से देख सकते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया संभाल रहे हैं और ये मुख्यमंत्री का सब्जेक्ट है, मेरा नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होना है, क्या होना है या नहीं होना है, ये मेरा विषय नहीं है। मैं समझता हूँ इसके बारे में अगर माननीय मुख्यमंत्री से आप पूछेंगे तो आपको बहुत बेहतर जवाब मिलेगा। सर, एक ये सवाल है कि अभी हाल ही में सत्र हुआ और विपक्ष का को लेकर कई सारे आरोप भी लगे कि उनकी वजह से वो सत्र को जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। रात को वो सदन के अंदर सोए, लगातार हंगामा किया गया, बयानबाजी की गई। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे विपक्ष के रवैये? देखिए, विपक्ष विरोध करता है, उसका राइट है, लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने जो इश्यू उठाए वो सही भी हो सकते हैं, उसको मैं गलत नहीं बोलूंगा, इसलिए कि राइट है उनका, वो आवाज उठा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लॉबी उसमें वेल में जो लोग वो रात को वहां सोए वो उचित नहीं है। देखिए, कल कोई भी ये काम कर सकता है और एक विरोध करने का एक तरीका है, एक मर्यादा है, वो तरीका जरूर अपनाना चाहिए। कल माना कांग्रेस की सरकार आ जाए और फिर हम वहां सो जाएं तो ये अच्छा नहीं है। लॉबी में कर लीजिए, आप बाहर कर लीजिए, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो वो वेल के अंदर इस तरह से करना, इसको तो कतई भी मैं समझता हूं कि उचित नहीं ठहरा जा सकता। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। तो स्वच्छंदता ये उचित नहीं है। लोकतंत्र भी नियम कायदों से चलता है, तो आपका विरोध भी नियम कायदों के अनुसार होना चाहिए। थोड़ा बहुत कई बार चलिए बहुत आक्रोश है, आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेल में जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहां पर रात को सोए माननीय विधायकगण, वो ठीक नहीं किया उन्होंने। आपदा एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है हर वर्ष मानसून सीजन में। इस बार भी हमने देखा धराली गांव में आपदा आई, अब थराली गांव में आपदा आई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कई बार ये सवाल उठाते हैं कि हमारी जब सरकार थी उस वक्त आपदा को लेकर मैनेजमेंट जो था वो अभी से बेहतर था और अब के दौर में वो मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारा प्रदेश जो है वो आपदा से जूझ रहा है? अब देखिए, चाहे धराली की आपदा होगी या थराली की होगी या यमुना की होगी, सैना चट्टी में जो कुछ हुआ है, पौड़ी जिले में भी हुआ थोड़ा बहुत, वहां पर भी 5-6 लोगों की डेथ हुई। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार वहां पर तुरंत पहुंची है। अब कोई भी काम है, जैसे अभी धराली मोटर मार्ग नहीं बन पाया है, अभी भी कम से कम 2 हफ्ता 1.5 हफ्ता जरूर और लगेगा, जैसे वहां की हालात हैं। यहां पर बैठ कर के कोई वहां का ठीक से आकलन नहीं कर सकता है, या तो वो व्यक्ति कर सकता है जिसने वहां पर प्रत्यक्ष उसको अनुभव किया है, देखा है। इसलिए थोड़ा समय लगता है। जो लोग प्रभावित हैं उनके तकलीफ के साथ हम सब लोग साथ में खड़े हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं देख रहा था कल की, उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंदर अंदर उनकी मदद पहुंच जानी चाहिए। मैं उनका एक बयान सोशल मीडिया पे देख रहा था। तो मुख्यमंत्री हो चाहे सरकार हो, जो उनके मंत्रीगण हैं, वो सब अपनी ओर से उनकी कोशिश है कि हम त्वरित लाभ, त्वरित सहायता, वो चाहे उनको ट्रॉमा से बाहर निकालने का होगा या जिनके घर टूट गए उनको उचित स्थान पर उनके रहने खाने की व्यवस्था का होगा या आर्थिक सहयोग का होगा। सरकार उसके लिए लगातार प्रयासरत है और सदैव सक्रिय है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने हमसे उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत की। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।